हेलो दोस्तों, तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, जो कि बाल विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे सीटेट की परीक्षा में एक दो प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। कौन सा थ्योरी मेरे दोस्तों? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यह सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक जो थे वो थे एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। कौन थे? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक महोदय ने इस सिद्धांत का यानी त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो कि एक कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कह सकते हैं कि अमेरिका के क्या थे? एक पशु वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे ये सिद्धांत था क्या, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत जो है ये है क्या। उन्होंने कहा कि यदि किसी की उत्तेजना बढ़ा दी जाए, उन्होंने कहा कि यदि किसी की उत्तेजना बढ़ा दी जाए तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा और बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा। उन्होंने क्या कहा कि यदि आपको किसी चीज को पाने की इच्छा हो, आपको किसी चीज को पाने की इच्छा हो तो आप क्या करेंगे? उसे पाने का प्रयास जो है बार बार करेंगे, बार बार उस क्रिया को दोहराएंगे, जिससे कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। यही है मेरे दोस्तों अनुक्रिया, जो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बार बार प्रयासरत रहते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, वही है अनुक्रिया। जैसे कोई बच्चा अगर सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहता है, अगर वो एक बार असफल हो गया तो दोबारा प्रयास करता है और दोबारा पहले से ज़्यादा मेहनत से, ज़्यादा कंसस होके, ज़्यादा सिंसियर होके, ज़्यादा जो है एकाग्रचित होके मेहनत करता है और अगले बार जो है वो बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई करता है। तो यही है मेरे दोस्तों, बार बार अपने लक्ष्य के लिए अनुक्रिया करना, प्रयास को बार बार दोहराना। तो यही किसने कहा था ये चीज? तो इन्होंने कहा था, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक महोदय ने कहा था कि आप अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए बार बार जो अनुक्रिया करते हैं, वही है क्या? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। अब इसमें जो है इन्होंने जो है प्रयोग जो किया था, इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग किया था एक भूखी बिल्ली के ऊपर, एक भूखी बिल्ली के ऊपर। और भूखी बिल्ली की क्या क्या किया था इन्होंने? उत्तेजना को बढ़ा दिया, उत्तेजना को बढ़ा दिया। किसके प्रति उत्तेजना को बढ़ाया? अपने भूख को मिटाने के प्रति। तो भूख को कैसे मिटाएगा? जब तक कुछ खाएगा तभी अपने भूख को मिटाएगा। और खाने का जो खाद्य सामग्री था वो क्या रखा इन्होंने? एक मरी हुई मछली को रखा, या कह सकते हैं मांस के टुकड़ा या मछली को इन्होंने रखा। तो प्रयोग जो किसके ऊपर किया था इन्होंने? भूखी बिल्ली के ऊपर। और प्रयोग में जो है इन्होंने बिल्ली का लक्ष्य क्या रखा? भूख को मिटाना, यानी उस भूख को मिटाने के लिए क्या खाएगा बिल्ली? मछली। तो मछली जो है उद्दीपक हो गया। मछली क्या हो गया? उद्दीपक। जो हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए हमारी उत्तेजना बढ़ जाती है, वो क्या हो गया? उद्दीपक। तो यहाँ मछली जो है इनके प्रयोग में क्या है? उद्दीपक। अब हम लोग देखेंगे त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत जो है इसका कई उपनाम है। त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत का कई उपनाम है, जहां से प्रश्न सीटेट की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका उपनाम क्या है। इसका पहला उपनाम जो है वो है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। मतलब क्या? उद्दीपक के लिए हम लोग जो अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपक के लिए हम लोग जो अनुक्रिया करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इससे पहले एक छूट गया जो था एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी जिसका पूरा नाम होता है, एस से हो गया स्टिमुलस और आर से हो गया रिस्पॉन्स, यानी अनुक्रिया उद्दीपक। स्टिमुलस मीन्स हो गया अनुक्रिया और रिस्पॉन्स मतलब हो गया उद्दीपक। तो एसआर थ्योरी के नाम से भी त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत को जाना जाता है मेरे दोस्तों। अगला क्या है? आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत इसे इसलिए कहा गया कि हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए क्या करते हैं? अनुक्रिया को दोहराते हैं, बार बार अनुक्रिया करते हैं, इसलिए इसे कहा गया आवृत्ति का सिद्धांत। अगला है संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच, अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच
संबंध स्थापित होता है, इसलिए इस सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला है अधिगम बंध सिद्धांत, मतलब सीखने के लिए ये जो है एक बंधा हुआ सिद्धांत है, इस वजह से इसे अधिगम बंध सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, कि इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, भले ही क्या त्रुटि हो, लेकिन हम एक दिन क्या होते हैं, प्रयास करने के बाद अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, इसलिए इसका नाम प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी रखा गया है। तो ये इनके उपनाम थे, पहला एसार थ्योरी, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, तीसरा क्या आवृत्ति का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। अब देखिए प्रयोग जो इन्होंने किया था, किसके ऊपर किया था, एक भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। तो प्रयोग किस प्रकार से इन्होंने किया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक महोदय ने एक पिंजरे का व्यवस्था किया और पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। पिंजरे में क्या किया, एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी हुई मछली को रख दिया। पिंजरे में एक लीवर लगा दिया जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है और बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है। अचानक उसका पैर लीवर पे पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और वह बिल्ली अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यानी थॉर्नडाइक महोदय ने क्या किया था, एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और जब बिल्ली को और ज्यादा भूख लग गई तो क्या हुआ, बिल्ली जो पिंजरे में छटपटाने लगी, इधर से उधर घूमने लगी। तभी क्या होता है कि पिंजरे में लगा हुआ एक लीवर जो रहता है, लीवर क्या होता है, लीवर जैसे ही दबता है गेट खुल जाता है, लीवर जैसे ही दबता है गेट खुल जाता है। जब बिल्ली इधर उधर घूमती है तभी उसका पैर उस लीवर पे पड़ जाता है और जैसे ही लीवर पर पैर पड़ता है, लीवर दबता है और गेट खुल जाता है। बिल्ली तभी पिंजरे के गेट से बाहर निकलती है और बाहर जो एक मछली रखी हुई रहती है मरी हुई, बिल्ली जाकर उस मछली को खा लेती है और जो है उसका भूख जो है वो खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से बिल्ली जो है बार बार प्रयास करने के बाद अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। उसके बाद होता क्या है, बिल्ली को जब जब भूख लगती है, बिल्ली को समझ में आ जाता है कि ये लीवर जब दबता है तो गेट खुलता है और हमारी भूख जो है मिट जाती है। तो बिल्ली को जब जब भूख लगती है अगले दिन क्या करती है, बिल्ली फिर से उस लीवर पर पाँव रखती है, लीवर दबता है और गेट खुलता है, बिल्ली बाहर जाती है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेती है। तो दोस्तों इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटि अवश्य होगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकलता है त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत का, कि जब हम प्रयास करेंगे तो क्या होगा, त्रुटि अवश्य होगी, लेकिन अंततः हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अब इस नियम के अंतर्गत दो उप नियम आते हैं, जो है प्राथमिक नियम और दूसरा क्या है, यहाँ मैंने लिखा है गौण नियम। तो पहले हम लोग बात करेंगे इस प्राथमिक नियम के बारे में कि प्राथमिक नियम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। तो इसके अंतर्गत अभ्यास का नियम आता है। पहला क्या, अभ्यास का नियम। अब हम लोग देखेंगे अभ्यास का नियम क्या है। तो अभ्यास के नियम को देखने से पहले मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता रहूं और आपकी जो तैयारी है उसको मैं बेहतर से बेहतर करवाता रहूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अभ्यास के नियम को। यह नियम यह बताता है कि काम का जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। क्या कहता है ये नियम, कि काम का हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा उस काम को हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मैथ का सवाल बना रहा है और एक बार उसको त्रुटि हो जाती है, एक बार में वो सवाल को हल नहीं कर पाता। अगर वो बच्चा बार बार प्रयास करे, बार बार उसी सवाल को बनाए, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो सवाल को बिल्कुल सीख चुका होगा और उस सवाल को वो मिनटों में क्या करेगा, सॉल्व कर देगा। तो यही है मेरे दोस्तों अभ्यास का नियम। बार बार अभ्यास करने के बाद क्या होता है, आप अपने लक्ष्य तक निश्चित ही पहुंचते हैं। अगला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम अब हम लोग देखते हैं। तत्परता का नियम क्या है, किसी काम को करने के लिए जितना आप तत्पर रहेंगे वो काम उतना जल्दी आप सीखेंगे। जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, अगर दो बच्चा है, एक बच्चा ज्यादा सिंसियर है अपने पढ़ाई के ऊपर, तो वो अगर सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो वो जल्द ही
परीक्षा को क्वालिफाई बहुत ही अच्छे नंबर से कर जाएगा। और कुछ बच्चा ऐसा होता है जो क्या करता है, पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो फिर पढ़ना छोड़ के घूमने चला गया, वीडियो देखा, थोड़ा देर देखा, उसके बाद वीडियो को बंद कर दिया, आगे निकल गया। तो इस तरह से जो बच्चे ज़्यादा तत्पर होते हैं वो क्या करते हैं, उस काम को जल्दी सीख जाते हैं। जैसे आप अभी तत्परता के साथ वीडियोज़ को देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो आप जो है ये जो चैप्टर है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, इसको आप जल्द ही सीख जाएंगे और इससे जो है एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे मेरे दोस्तों। तो ये हो गया तत्परता का नियम। अगला है प्रभाव का नियम। देखिए प्रभाव का नियम जो है, यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना जो है तीव्र हो जाता है। प्रभाव का नियम कहता है कि यदि सीखना जो है वो संतोषजनक हो, इसका तात्पर्य यह है कि जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, और उसकी त्रुटि हो जाती है, अगर आप उसको डांट देते हैं, तो वो बच्चे का जो इंटरेस्ट है, पढ़ाई के प्रति, वो धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आप उसे प्रोत्साहित कर देते हैं तो त्रुटि होने के बावजूद वो बच्चा जब अगली बार प्रयास करेगा तो वो और ज़्यादा तन मन से प्रयास करेगा और वो चीज़ जो प्रयास कर रहा, जो उसका लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर लेगा और वो चीज़ बहुत जल्द वो सीख जाएगा। तो यही है प्रभाव का नियम। इसके अंतर्गत दंड और पुरस्कार भी आता है मेरे दोस्तों। दंड और पुरस्कार को भी इस नियम के अंतर्गत रखा गया। अगर आप किसी बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं, तो वो बच्चे क्या होंगे, ज़्यादा जो है तीव्र गति से सीखेंगे। और अगर उसको दंड देते हैं आप, अगर नहीं सीखता, अगर आप उसको दंड देते हैं तो उसको सीखने में और ज़्यादा कठिनाई होगी। उसका जो इंटरेस्ट है सीखने के प्रति वो बढ़ेगा नहीं, वो क्या होगा, घट जाएगा। आप भी कभी ना कभी शिक्षक बनकर स्कूल में जाएंगे और बच्चों के बीच जब आप जाएंगे, अगर आपका बच्चा कोई जो आपके छात्र होंगे वो अगर कोई गलती करे, त्रुटि करे, तो मेरे दोस्तों मेरी ये बात याद रखिएगा, उसे हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करना है। उसे क्या करना है, प्रोत्साहन देना है, उसे प्रोत्साहित करना है। मैं आपको इस प्रकार से सीडीपी सिखाऊंगा कि आप जब बच्चे के बीच जाएंगे तो आप बच्चे के बिल्कुल चहेता बनकर रहेंगे, बच्चे के हीरो बन जाएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो बच्चे को हमेशा क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, ना कि हतोत्साहित करना है। उसे क्या करना है, दंड बिल्कुल ही नहीं देना है। तो ये कौन सा नियम कहता है, प्रभाव का नियम कहता है। अब आगे देखिए, गौण नियम को हम लोग समझते हैं। गौण नियम के अंतर्गत पहला जो है वो क्या आता है, बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद सही नियम मालूम हो जाता है। गौण नियम के अंतर्गत जो बहु प्रतिक्रिया का नियम है, इनके अनुसार कहा गया है कि जब हम किसी नए काम को सीखने का प्रयास करते हैं, तो बार बार गलत नियम को करते हैं, बार बार गलत नियम को जब दोहराते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हमें सही नियम की पता चल जाती है। तब हमें क्या होता है, सही नियम का पता चल जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, बहु प्रतिक्रिया का नियम। यानी जब बार बार गलत नियम को दोहराया जाता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो एक समय ऐसा आता है जब हमें सही नियम का पता चल जाता है और हम जो है क्या करते हैं, सही नियम को लगाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। ये कौन नियम कहता है, बहु प्रतिक्रिया का नियम कहता है। अगला देखिए, आंशिक क्रिया का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार पूरे कार्य को छोटे छोटे भाग में करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, या आप खुद का उदाहरण ले लीजिए, आपको अगर कह दिया जाए कि पूरे सीडीपी को आपको एक ही दिन में पढ़कर खत्म कर देना है और उसे सीख भी जाना है, और आपको ये भी अनुबंध लगा दिया जाए, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि उससे आपके एक भी प्रश्न नहीं मिस होने चाहिए, तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल ही नहीं है संभव मेरे दोस्तों। एक ही साथ अगर इतना काम करना है तो वो नहीं होगा। उसे क्या करना होगा, आपको पार्ट वाइज बांटना होगा, उसको चैप्टर वाइज अलग करना होगा और चैप्टर वाइज पढ़ना होगा। अगर चैप्टर वाइज भी आपको बड़ा लगता है तो उसको टॉपिक वाइज पढ़िए, ताकि सारे कंटेंट जो है आपके दिमाग में छप जाए और उस कंटेंट से एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में मिस नहीं हो पाए। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारी चीज को एक ही साथ मत पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, पर उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए, ताकि उस टॉपिक से आपके एक भी प्रश्न मिस
ना हो। ठीक है, तो ये नियम कौन सा कहता है? आंशिक क्रिया का नियम। अगला आत्मीकरण का नियम। इसके अनुसार नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर अस्थायी बनाया जाता है। आत्मीकरण का नियम जो है, इसके अनुसार क्या किया जाता है? नए ज्ञान को, जब आप नए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसमें क्या किया जाता है? पहले के सीखे हुए ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर उसको क्या किया जाता है? क्या बना लिया जाता है? अस्थायी बना लिया जाता है। जैसे मान लें आप, कोई बच्चा है और वो क्या करता है? पहले साइकिल सीखता है, तो साइकिल जब सीखता है तो उसको क्या करता है? पहले लेके ऐसे ही घूमता है, खुद पैदल चलेगा और जो है साइकिल को गड़काते हुए जाएगा। लेकिन जब वो साइकिल को बैलेंस करना सीख जाता है, फिर उसके सीट पे चढ़ के साइकिल को नचाना शुरू कर देता है। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होता है, जब उसको बाइक सीखने की इच्छा होती है, उस समय उसका जो पूर्व का ज्ञान है, पहले जो उन्होंने साइकिल चलाना सीखा है, वो ज्ञान उसको काम आ जाता है। तभी जो वो साइकिल को बैलेंस करने के लिए सीखा है, फिर से जब वो बाइक को बैलेंस करना सीखता है तो वो ज्ञान जो उसमें मददगार होता है और वो बहुत जल्द जो बाइक चलाना सीख जाता है। लेकिन जो बच्चा डायरेक्ट अगर बाइक चलाना ही सीखे तो उसे बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट सीख रहा है, उसके साथ पूर्व का ज्ञान जुड़ा हुआ नहीं है। तो यही है मेरे दोस्तों क्या? आत्मीकरण का नियम। अगला है सहचर्य क्रिया का नियम। देखिए ये नियम कहता है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना सहचर्य क्रिया का नियम कहलाता है, या सहचर्य क्रिया का नियम कहलाता है। यानी जो काम आपने पहले कभी किया, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, आप फिर से उसी प्रक्रिया को जब उस काम को करने के लिए दोहराते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? सहचर्य। ठीक है, सहचर्य क्रिया का नियम। अब मेरे दोस्तों इसके अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो है ईरर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ईरर यानी गलतियां, ये क्या है? ठीक है, तो ईरर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए खास करके हम लोग वीडियो बनाकर लेकर आते हैं, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर हो सके और आप जो है 130 प्लस 140 प्लस के साथ जो है सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई कर पाए। दोस्तों अगर आपने पिछली बार परीक्षा दिया होगा और 1-2 नंबर से अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो आप लोग के लिए खास करके हम लोगों ने ये अवतार बैच को शुरू किया है, जिसमें बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग सारे विषय की तैयारी करवाते जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको बहुत अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करना है तो सारे वीडियोज को देखें। सारे वीडियोज प्ले लिस्ट में दिए हुए हैं, प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में जितने भी बाल विकास के वीडियोज हैं, सारे वीडियोज को आप देखें। निश्चित ही आप 30 में से 30 अंक लेकर आएंगे और बहुत अच्छे नंबर से परीक्षा को क्वालिफाई करने वाले हैं। अगला देखिए दोस्तों, ईरर क्या है? सीखने का एक पार्ट है। क्या कहा गया है? ईरर जो है वो क्या है? सीखने का एक पार्ट है, यानी थिंकिंग को समझने का एक रिसोर्स के रूप में काम करता है। ईरर, अगर कोई बच्चा, इसका मतलब समझिए, अगर कोई बच्चा गलती करता है, अगर गलती करने के बाद उसे आप डांट देते हैं, भगा देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है मेरे दोस्तों। अगर वो गलती करता है तो आप उसको समझिए, वो बच्चा किस प्रकार से सोचता है, वो क्या चाहता है, उसकी थिंकिंग क्या है, उससे आपको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और उस बच्चे को, जो वो बच्चा देरी से सीख रहा, वो बहुत जल्द जो है उस टॉपिक को सीख पाएगा। तो ये है ईरर। ठीक है, ये है ईरर, जो कि थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करता है। अगला है मेरे दोस्तों, ईरर संकेत करता है स्टूडेंट को और अभ्यास की कितनी जरूरत है। ईरर क्या संकेत करता है स्टूडेंट को? कि अभ्यास की कितनी जरूरत है, उस बच्चे को और कितने अभ्यास की जरूरत है, उसमें कहाँ क्या कमी रह गई है। तो दोस्तों आज की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। ठीक है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस टॉपिक को बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे और इस टॉपिक से आपके एक भी प्रश्न जो है परीक्षा में मिस नहीं होगा। तो इसी तरह से आप लोग सारे वीडियोज को देखते रहें और आपकी तैयारी में बेहतर से बेहतर कराकर दम लूंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।